सालों तक टाइटली रेगुलेटेड रहने के बाद अब हाई पॉसिबिलिटी है कि इंडिया अपना न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के की एरियाज प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दे। बट क्या ये वाकई प्राइवेट कंपनीज के लिए इतनी इजी रोड होने वाली है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गौरी और आज की फर्स्ट स्टोरी में हम फोकस करने वाले हैं न्यूक्लियर सेक्टर के ओपनिंग अप वर्सेस ओवर रेगुलेशन के बीच टसल पर। सेकेंड स्टोरी है JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर की। टाटा मोटर्स की मनी मशीन आर्म की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले लो सेल्स, फिर टैरिफ्स की मार, देन अ लीथल साइबर अटैक। नतीजा, अब जैगुआर लैंड रोवर को 2 बिलियन पाउंड्स के इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ गई है। इज इट बैड न्यूज फॉर टाटा मोटर्स स्टॉक? और तीसरी स्टोरी भी टाटा ग्रुप से ही जुड़ी हुई है। उनकी सब्सिडरी टाटा सन्स इज रनिंग अगेंस्ट टाइम और ये डेडलाइन जुड़ी हुई है उनके मच टॉक्ड अबाउट IPO से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर की। देश में न्यूक्लियर पावर को लेकर हमेशा से एक डिलेमा की सिचुएशन बनी रहती है। एक तरफ क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ रूल्स और डिस्प्यूट्स की वजह से सेक्टर को अभी तक मोमेंटम नहीं मिल पाया है। अब एज पर अ रिपोर्ट, सेंटर एक अम्ब्रेला लॉ लेकर आने का सोच रहा है जिसमें न्यूक्लियर रिलेटेड डिस्प्यूट्स की फास्ट ट्रैकिंग के अलावा प्राइवेट एंटिटीज को की एरियाज में अलाउ करना शामिल हो सकता है। So, to set the context, let's travel back in time. इंडिया के न्यूक्लियर हिस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन आया था 2008 में जब इंडो-US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सामने आया था। अब इस डील का मेन गोल था इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर ट्रेड को अलाउ करना, डिस्पाइट इंडिया नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तब की यूपीए गवर्नमेंट का यह मानना था कि यह डील इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूचर सिक्योर कर सकती है, लेकिन 17 सालों बाद ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इंडिया के 476 गीगावाट टोटल पावर कैपेसिटी में न्यूक्लियर एनर्जी है सिर्फ 8.8 गीगावाट। लास्ट डेकेड में इंडिया ने सिर्फ 2.9 गीगावाट ऐड किया, जबकि चाइना ने 32.8। ग्लोबली न्यूक्लियर नियरली 10% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देता है, इंडिया में लेस दैन 3%। जुलाई 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पहली बार प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर फोल्ड में लाने का प्लान अनाउंस किया था, एक 20,000 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ। टारगेट भारत स्मॉल रिएक्टर्स और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और माइक्रोग्रिड्स के लिए टेलर मेड थे। बस फिर क्या था, उस समय रिलायंस, अडानी, टाटा, बिरला और JSW सब लाइन में लगे थे। हेडलाइंस में इसे 1991 मोमेंट बोला गया था, इंडिया का न्यूक्लियर रेनेसांस। इसके लिए दिसंबर 2024 में न्यूक्लियर सेक्टर में मोनोपोली होल्ड करने वाली स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP फ्लोट किया था। लेकिन कंपनीज की लाइफ इजियर बनने के बजाय ब्यूरोक्रेसी के इस नेवर एंडिंग पजल में फंस गई। सो कंपनीज और NPCIL के बीच में एक्सपर्टीज फी, प्लांट लोड फैक्टर, ओनरशिप, लैंड एक्विजिशन जैसे मुद्दों पर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और इंडिया के न्यूक्लियर पावर ड्रीम्स ने एक तरीके से बैक सीट ले ली। प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है? स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी और क्लियर रिटर्न्स। NPCIL और DAE का क्या मंत्रा है? सीक्रेसी, कॉशन, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। क्लैश तो इनएविटेबल ही था। अब गवर्नमेंट नए सिरे से एक न्यू लॉ को प्लान कर रही है। इसको समझने के लिए देखते हैं कि अब तक क्या होता था। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स 10 से 15 साल लगातार कंसेप्चुलाइज होते थे, फिर अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस, सेफ्टी चेक्स, इस सब के बाद डिस्प्यूट्स आते ही कोर्ट्स में सालों तक मामला अटक जाता था। अब गवर्नमेंट नए लॉ के तहत अगर एक डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल बना देती है, जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, तो डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उनका पैसा लॉन्ग रन प्रोजेक्ट्स में स्टक नहीं रहने वाला। सेंटर का प्लान वैसे यहां तक भी लिमिटेड नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट 4 से 5 की एरियाज में एंट्री अलाउ करने का सोच रहा है, जैसे एटॉमिक मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, फ्यूल फैब्रिकेशन और पावर जनरेशन। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आता है अकाउंटेबिलिटी का। इसीलिए प्रपोज न्यू आर्किटेक्चर में न्यूक्लियर सेफ्टी वर्टिकल बनाया जा रहा है, जो कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करेगा और हर ग्राम न्यूक्लियर फ्यूल को ट्रेस रखेगा, प्रोक्यूरमेंट से यूसेज और डिस्पोजल तक। मतलब ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और सेफ्टी भी इंश्योर होगी। मतलब लग तो रहा है कि गवर्नमेंट पास से सीखते हुए एटॉमिक ड्रीम्स को रिवाइव करने की एक नई कोशिश कर रही है, इस बार विद अ बिगर एंड
मोर स्ट्रीमलाइन रोल फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। और देखा जाए तो स्टील, सीमेंट, केमिकल सेक्टर्स को बेस लोड ग्रीन पावर चाहिए। अगर प्राइवेट पार्टनरशिप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होती है तो इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर नॉट ओनली डीकार्बनाइज करेगा बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बूस्ट दे सकता है। बट इसके लिए जरूरी है कि इंडिया कंट्रोल इंस्टिंक्ट वर्सेस कमर्शियल वायबिलिटी का बैलेंस करे, वरना हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। ग्रैंड अनाउंसमेंट्स, मिस टारगेट्स, हाफ बिल्ड प्लान्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन और वेस्टेड कैपिटल। चलिए अब न्यूक्लियर एनर्जी से हम फोकस शिफ्ट करते हैं ऑटो सेक्टर की स्टोरी की ओर। टाटा मोटर्स का प्रीमियम आर्म जैगुआर लैंड रोवर अभी एक बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रहा है। अगस्त के एंड में एक साइबर अटैक ने यूके के फैक्ट्रीज और आईटी सिस्टम्स को फ्रीज कर दिए और यूके, स्लोवाकिया, ब्राजील और इंडिया में प्रोडक्शन कई दिनों तक स्टैंड स्टिल हो गया। शटडाउन इनिशियली 24 सितंबर तक एक्सपेक्टेड था, फिर एक्सटेंड होकर वो 1 अक्टूबर तक चला गया। अब ये जो डिसरप्शन है वो इतना सिवियर है कि कंपनी को 50 मिलियन पाउंड्स पर वीक का प्रोडक्शन लॉस हो रहा है। अगर नवंबर तक प्रोडक्शन नॉर्मलाइज नहीं हुआ तो रेवेन्यू इंपैक्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन पाउंड से और ग्रॉस प्रॉफिट 1.3 बिलियन पाउंड से। अब इसी नुकसान को देखते हुए कंपनी ने 2 बिलियन पाउंड्स के इमरजेंसी फंड की मांग की है ग्लोबल बैंक से, एज पर एन ईटी रिपोर्ट। टाटा के टॉप बैंकिंग पार्टनर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी और MUFG इस अर्जेंट क्रेडिट लाइन को प्रोवाइड करने के लिए रेडी भी हैं, जिसकी प्राइसिंग अभी नेगोशिएट हो रही है। यूके गवर्नमेंट ने भी स्टेप इन किया इस पूरे मामले में और एक सेपरेट 1.5 बिलियन पाउंड्स की लोन गारंटी ऑफर की है। बट वाई डज इट मैटर? सो JLR टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड टॉप लाइन का 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और डायरेक्टली 30,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है। वेंडर नेटवर्क के साथ 1 लाख लोग इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। सप्लाई चेन के वेंडर्स के लिए भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल है क्योंकि पेमेंट्स और डिलीवरीज दोनों इंपैक्ट हो रही हैं। अब साइबर अटैक के बाद JLR ने काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए भी हैं। कंपनी ने वर्क अराउंड्स इंप्लीमेंट किए ताकि एसेंशियल पेमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स फ्लो मेंटेन रहे। TCS अंडर 5 ईयर 800 मिलियन पाउंड कॉन्ट्रैक्ट आईटी सिस्टम्स और साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रप्शंस मिनिमाइज हो सके। इंजन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में 500 मिलियन पाउंड्स के इन्वेस्टमेंट के साथ अक्टूबर में रीस्टार्टिंग करने का प्लान है और वॉल्वरहैम्पटन फैसिलिटी भी अक्टूबर 6 से प्रोडक्शन रिज्यूम करने की प्लानिंग कर रही है, बट ओनली सिस्टम्स के वायरस फ्री चेक्स के बाद। सो अब इन्वेस्टर्स के लिए एक टेस्टिंग मोमेंट है। JLR की 2 बिलियन पाउंड की रिक्वेस्ट टाटा मोटर्स के डेट बर्डन को बढ़ा सकती है, जो कि ऑलरेडी आइवेको के $4.5 बिलियन के एक्विजिशन के बाद फोकस में है। बट कंपनी के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इन EVs और उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो सकता है कि इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने में हेल्प करे। हमारी थर्ड स्टोरी भी टाटा ग्रुप से रिलेटेड है। स्टोरी है टाटा सन्स की NBFC के तौर पर लिस्टिंग की और उसके सस्पेंस की। फॉर कॉन्टेक्स्ट, RBI ने सितंबर 2022 में टाटा सन्स को अपर लेयर NBFC क्लासिफाई किया था। RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से अपर लेयर NBFCs को 3 साल के अंदर लिस्टेड होना मैंडेटरी है, दैट इज बाय सितंबर 2025। अपर लेयर NBFCs की इसी लिस्ट में शामिल है LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसी एंटिटीज और इन्होंने ऑलरेडी अपनी लिस्टिंग कंप्लीट करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। बस टाटा सन्स इस फोर्स्ड लिस्टिंग से एग्जेम्प्ट होने के रास्ते ढूंढ रहा है। लास्ट ईयर एज पर अ रिपोर्ट टाटा सन्स ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया था, बस 5 करोड़ का बोरोइंग बाकी था थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स दैट इज NCDs। अब ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। RBI के रूल्स के हिसाब से अपर लेयर NBFCs को क्लासिफाई करते वक्त लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, तो डेट फ्री होना एक कोशिश थी कि टाटा ग्रुप लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट से बच जाए। अब टाटा सन्स के लिए प्राइवेट स्टेटस मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर देम, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ग्रुप डिसीजंस, कैपिटल एलोकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के कंट्रोल पर होगा। लेकिन RBI के रूल्स के हिसाब से एंगेजमेंट और कंप्लायंस इंश्योर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वरना फ्यूचर में रेगुलेटरी प्रेशर भी आ सकता है। अब इस टग ऑफ वॉर की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टाटा सन्स का यहाँ से अगला स्टेप क्या होता है। With that, we wrap today's video। आज हमने 3 अलग अलग सेक्टर्स के क्रिटिकल शिफ्ट्स देखे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में रेगुलेटरी रीसेट और प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का डिलेमा साफ साफ दिखाई देता है। जब तक सरकार बोल्ड पार्टनरशिप मॉडल अडॉप्ट नहीं करती जिसमें फीस कम हो, टैरिफ फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इंडिया का न्यूक्लियर ड्रीम शायद स्टैग्नेट ही रहेगा। JLR और टाटा सन्स की कहानी में कैपिटल क्राइसिस और कंट्रोल का एक मिक्स है। JLR साइबर अटैक के चलते लिक्विडिटी क्रंच को फेस कर रहा है, जिससे अब वो 2 बिलियन पाउंड्स की फंडिंग ढूंढ रहा है। मीनवाइल टाटा सन्स लगातार मैंडेटरी RBI लिस्टिंग से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि ग्रुप कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहे। बट ये क्या आगे भी होगा? यू नेवर नो। सो लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे, एंड फॉर मोर सच डीप डाइव अपडेट्स फॉलो अपस्टॉक्स।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.